हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए रेजिडेंशियल स्टेटस चैप्टर 2 है उसका रिवीजन वीडियो बना रहा हूं, जिसको कि अपन यहां पर डिस्कस करने जा रहे हैं कि किस तरह से पर्सन का रेजिडेंशियल स्टेटस टैक्स के पर्पज से हम फाइंड आउट करेंगे। तो एज पर द इनकम टैक्स लॉ आपने देखा होगा पर्सन को हमने यहां पर क्लासिफाइड करते हैं और पर्सन को क्लासिफाइड कर रखा है इन द 7 कैटेगरी। फर्स्ट इज द इंडिविजुअल, सेकंड इज एचयूएफ, थर्ड इज द फर्म, कंपनी, एओपी, बीओआई, लोकल अथॉरिटी एंड आर्टिफिशियल जुडिकल पर्सन। तो इन डिफरेंट पर्सन के ऊपर टैक्स का क्राइटेरिया किस तरह से एप्लीकेबल होगा, तो वो आज अपन इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो मैं सबसे पहले स्टूडेंट बताता हूं यहां पर रेजिडेंशियल स्टेटस। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं इंडिविजुअल के लिए। इंडिविजुअल का रेजिडेंशियल स्टेटस सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 के अंदर दिया गया है, जिसको कि अपन बात करते हैं सबसे पहले रेजिडेंट। यानी इंडिविजुअल को हम क्लासिफाइड करेंगे या तो रेजिडेंट में या फिर दूसरा क्लासिफाइड करेंगे नॉन रेजिडेंट में। या तो रेजिडेंट में या फिर हम किस में क्लासिफाइड करने जा रहे हैं, नॉन रेजिडेंट में। रेजिडेंट होने के लिए सबसे पहली चीज देखते हैं कि आपके कोई भी इंडिविजुअल पर्सन, टोटल हमारे नंबर ऑफ डेज होते हैं फाइनेंशियल में 365 डेज, 365 दिन, 365 डेज होते हैं। तो 365 डेज रहने की जरूरत नहीं है। वो कहता है कि कोई भी इंडिविजुअल रिलेवेंट प्रीवियस ईयर, जो आपका कौन सा है एग्जाम के लिए 25, 26 में आपके 182 डेज और मोर इंडिया में स्टे करता है, देन इज कॉल्ड द रेजिडेंट। यानी ही मस्ट बी प्रेजेंट इन इंडिया 182 डेज और मोर इन द रिलेवेंट प्रीवियस ईयर। जो कि रिलेवेंट प्रीवियस ईयर आपका 25, 26 है, तो उसमें 182 डेज और मोर इंडिया में रहता है, देन ही इज कॉल्ड द रेजिडेंट। इसी के साथ साथ अपन बात करते हैं कि आपके सेकंड कंडीशन बताता है, जो कि सब्स्टिट्यूट के रूप में दी गई। यानी ये कंडीशन पूरी कर दो चाहे ये कंडीशन पूरी कर दो, आपके कंडीशन कवर मान ली जाएगी। तो सब्स्टिट्यूट होती है, जैसे एग्जाम में होती है ना, ये क्वेश्चन भी 5 मार्क्स का है, ये भी 5 मार्क्स का, दोनों में से कोई सा भी एक कर सकते हो। तो ये सब्स्टिट्यूट डेफिनेशन के साथ बताता है कि ही मस्ट बी प्रेजेंट इन इंडिया 60 डेज। यानी जो रिलेवेंट प्रीवियस ईयर है इसमें 60 डेज होना चाहिए और उसके जस्ट पीछे के 4 सालों में 365 डेज और मोर आपके इंडिया में रहना चाहिए। तो ही मस्ट बी प्रेजेंट इन इंडिया 60 डेज और मोर इन द रिलेवेंट प्रीवियस ईयर एंड 365 डेज और मोर इमीडिएटली प्रोसीडिंग 4 ईयर। जो पीछे के 4 साल हैं, 24, 25, 23, 24, 22, 23, 21, 22, इनमें 4 सालों में से कोई से भी अपन बात करते हैं ईयर में, टोटल हमें एग्रीगेट करके देखना है इन 4 सालों का 365 डेज और मोर है, देन ही इज कॉल्ड द रेजिडेंट। अब यहां पर ये कहता है इन दोनों में से कोई सी भी एक कंडीशन पूरी करता है, देन ही इज कॉल्ड द रेजिडेंट। कोई सी भी एक कंडीशन पूरी करेगा, देन ही इज कॉल्ड द रेजिडेंट। लेकिन कुछ केस ऐसे है जिसके अंदर ये सेकंड कंडीशन नहीं मिलने वाली, केवल फर्स्ट कंडीशन से हमें काम चलाना होगा, तो वो यहां पर डिस्कस करते हैं। तो ये 3 केस ऐसे हैं जिसके अंदर आपको केवल फर्स्ट कंडीशन मिलेगी, केवल फर्स्ट कंडीशन मिलेगी, यानी सेकंड कंडीशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। ये कौन कौन से 3 केस है? पहला, एनी इंडियन सिटीजन गोज आउटसाइड ऑफ इंडिया फॉर एम्प्लॉयमेंट पर्पज। यानी कोई जॉब करने के लिए आप इंडिया से बाहर जा रहे हो, जैसे आप सिंगापुर जा रहे हो, दुबई जा रहे हो जॉब करने के लिए सीए बनने के बाद, तो आपको 182 डेज का ही कंसेप्ट मिलेगा, 60 डेज वाला नहीं मिलेगा। दूसरा, एनी इंडियन सिटीजन पर्सन गोज आउटसाइड ऑफ इंडिया एज ए क्रू मेंबर ऑफ इंडियन शिप। क्रू मेंबर ऑफ इंडियन शिप, तो भारत के चालक दल सदस्य के रूप में इंडिया के बाहर जा रहे हो, तो भी केवल फर्स्ट कंडीशन मिलेगी, सेकंड कंडीशन नहीं मिलने वाली। या कोई इंडियन सिटीजन साथ साथ एक और जुड़ गया, इंडियन ओरिजिन और ऐड हो गया, इंडियन ओरिजिन और ऐड हो गया, इंडिया के बाहर से इंडिया में विजिट करने के लिए आता है, तो वहां पर उसे सेकंड कंडीशन नहीं मिलेगी, केवल फर्स्ट कंडीशन 182 डेज वाली मिलेगा। यानी कोई भी इंडियन सिटीजन है या इंडियन ओरिजिन है, इंडिया के बाहर से इंडिया में विजिटिंग करने के लिए आ रहा है, तो उसे स्टूडेंट पहली कंडीशन 182 डेज वाली मिलेगी, सब्स्टिट्यूट का बेनिफिट नहीं मिलेगा। जैसे मैंने कहा, आज आप जाके दुबई में जॉब करना स्टार्ट कर देते हो, 5 साल से दुबई में रह रहे हो, अब मान लो आप किसी भी फैमिली के रिलेटिव की शादी में अटेंड करने के लिए आ रहे हो, तो ऐसे केस में आपको केवल फर्स्ट कंडीशन का ही बेनिफिट मिलेगा, सब्स्टिट्यूट बेनिफिट नहीं मिलेगा, क्योंकि आप इंडियन सिटीजन हो या फिर कोई इंडियन ओरिजिन है, तो वहां पर उसे सब्स्टिट्यूट का बेनिफिट नहीं मिलेगा। अब आपके माइंड में आ रहा होगा, सर ये इंडियन ओरिजिन एक नई चीज आ गई, तो व्हाट इज द इंडियन ओरिजिन? तो इंडियन ओरिजिन उसको कहते हैं जिसका जन्म इंडिया में हो जाए, खुद का जन्म, his birthplace in India, his parents birthplace in India या grandparents birthplace in India। और इंडिया का मतलब है अनडिवाइडेड इंडिया। अनडिवाइडेड इंडिया यानी भारत आजाद होने से पहले इंडिया और पाकिस्तान एक ही कंट्री थे, हिंदुस्तान होता था, हिंदुस्तान। तो अनडिवाइडेड इंडिया की बात करता है। जैसे मैंने आपको बताया था कि यदि कोई भी पर्सन है इंडिया के बाहर जाके रहने लग गया, लेकिन उसके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स आपके
इंडियन ओरिजिन है तो ऐसे केस में आपको क्या मान लिया जाएगा, वहां पर इंडियन ओरिजिन कंसीडर कर लिया जाएगा। जैसे मैंने कहा कि आपका जन्म तो कहां था, कनाडा में। आपका जन्म कहां होता, कनाडा में। आपके फादर का जन्म कहां, रूस में। मदर का जन्म कहां होता, यूक्रेन में। लेकिन जो दादाजी थे ना आपके ग्रैंडफादर, तो ग्रैंडफादर का जन्म हुआ था लाहौर में 1935 में। तो 1935 में हुआ तो 1947 में भारत आजाद हुआ था। उससे पहले लाहौर यानी पाकिस्तान में था, लेकिन आज पाकिस्तान में, उससे पहले हिंदुस्तान में था। तो पाकिस्तान ऑल्सो पार्ट ऑफ इंडिया था। 1947 में आजाद होने के बाद अलग अलग हुआ था। तो ऐसे केस में वहां पर मिस्टर एक्स जो कनाडा में पैदा हुआ है उसको भी हम क्या मान लेते थे, इंडियन ओरिजिन मान लेते थे टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये चीज आपको बताता है। तो अब स्टूडेंट देखो, मैंने आपको सीधा सीधा बता दिया कि यदि कोई भी पर्सन इंडिया में रिलेवेंट प्रीवियस ईयर में 182 डेज रह जाता है या फिर रिलेवेंट प्रीवियस ईयर में 60 डेज रह जाता है और उसके पीछे के 4 सालों का टोटल 365 डेज और मोर हो जाता है, तो ऐसे केस में स्टूडेंट, ऐसे केस के अंदर स्टूडेंट वहां पर वो पर्सन आपको क्या बोला जाएगा, रेजिडेंट बोला जाएगा। और इन दोनों में से कोई सी भी एक कंडीशन पूरी कर दे, एनी वन कंडीशन आउट ऑफ द टू, एनी वन कंडीशन आउट ऑफ द टू, देन इज कॉल्ड द रेजिडेंट। नॉन रेजिडेंट कौन है, जो बेसिक पूरी ही नहीं करे, बेसिक पूरी नहीं करे, एडिशनल चाहे पूरी कर रहा हो लेकिन बेसिक पूरी नहीं करता, तो वो नॉन रेजिडेंट है, वो नॉन रेजिडेंट है। रेजिडेंट वो है जो बेसिक कंडीशन पूरी करता है। अब जब बेसिक कंडीशन पूरी हो गई तो वो रेजिडेंट हो गया। तो स्टूडेंट इंडिविजुअल को आगे हम फर्दर क्लासिफाइड और करते हैं कि वो ऑर्डिनरी है या फिर बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है। तो इसके लिए हमें 2 एडिशनल कंडीशन दी गई है और ये दोनों की दोनों एडिशनल कंडीशन आपके पूरी होनी चाहिए। जिसमें पहली कंडीशन क्या आ रही है, पहली कंडीशन से देखिए, ही इज रेजिडेंट एनी 2 ईयर आउट ऑफ द इमीडिएटली प्रोसीडिंग 10 ईयर्स। यानी वो पीछे के 10 साल, रिलेवेंट प्रीवियस ईयर को छोड़ दो, रिलेवेंट प्रीवियस ईयर को छोड़ के पीछे के 10 सालों में कोई से भी 2 साल, कोई से भी 2 साल वो रेजिडेंट रहे, वो रेजिडेंट रहे, कोई से भी 2 बार रेजिडेंट रहे, तो हिज एडिशनल कंडीशन पहले पूरी हो गई। साथ ही साथ पीछे के 7 सालों का टोटल 730 डेज और मोर होना चाहिए। पीछे के 7 सालों का टोटल, यानी जो रिलेवेंट प्रीवियस ईयर है ना, उसकी बात नहीं कर रहा, रिलेवेंट प्रीवियस ईयर है उसके पीछे के प्रेसिडिंग आपको चाहिए। 10 सालों में 2 बार रेजिडेंट रहे, 2 बार रेजिडेंट होने के लिए वही 182 डेज वाली कंडीशन पूरी कर दे, या 60 डेज वाली देख ले तो 60 डेज वाली कंडीशन पूरी कर दे, लेकिन उसके जस्ट पीछे के 4 सालों का टोटल 365 डेज पूरा हो जाए और 7 सालों का टोटल आपको 730 डेज और मोर हो जाए, देन ही इज कॉल्ड द, आपके टोटल पूरा कर देता तो एडिशनल कंडीशन पूरी हो जाएगी। और ये एडिशनल दोनों पूरी होनी चाहिए, दोनों के दोनों पूरी होनी चाहिए, मस्ट है। एक पूरी होती है, एक पूरी नहीं होती, ये माना जाएगा एडिशनल पूरी नहीं हो रही, या दोनों पूरी नहीं हो रही तो अपन मानेंगे एडिशनल पूरी नहीं हो रही। होनी चाहिए तो दोनों होनी चाहिए। अब इसको जब पूरा कर देते हैं तो हम वापस आते हैं, देखो रेजिडेंशियल स्टेटस किसकी बात कर रहा हूं मैं, इंडिविजुअल की। रेजिडेंट होगा या फिर कौन होगा, नॉन रेजिडेंट, या तो रेजिडेंट होगा या फिर कौन होगा, नॉन रेजिडेंट। रेजिडेंट वो है जो बेसिक में से कोई सी भी एक कंडीशन फुल कर रहा है, या तो 182 डेज वाली या 60 डेज वाली, दोनों में से कोई सी भी एक पूरी कर रहा है। पूरी करते वो रेजिडेंट हो गया। रेजिडेंट होने के बाद देखो वो ऑर्डिनरी है या फिर बट नॉट ऑर्डिनरी है। ऑर्डिनरी के लिए एडिशनल दोनों पूरी करेगा, बोथ एडिशनल कंडीशन फुलफिल करेगा। यहां पर वो आपके बेसिक तो पूरी कर रहा है कोई सी भी एक, लेकिन एडिशन दोनों पूरी नहीं कर रहा, या एक पूरी कर रहा है एक पूरी नहीं कर रहा, तो ये माना जाएगा एडिशन पूरी नहीं हुई। और फिर उसके बाद अपन बात करते हैं नॉन रेजिडेंट, वो है जो बेसिक भी पूरी नहीं कर रहा, चाहे एडिशनल पूरी करे उससे कोई मतलब नहीं, चेक करने की जरूरत ही नहीं होती है। ठीक है स्टूडेंट, आगे आते लगे। ये मैंने एक एग्जांपल बताया था, जैसे मिस्टर एक्स है, इंडिया से बाहर एम्प्लॉयमेंट पर्पज से जॉब करने के लिए 1 जुलाई 2025 को जा रहा है और ही लीव इंडिया फर्स्ट टाइम, पहली बार इंडिया को छोड़ रहा है 1 जुलाई 2025 को फर्स्ट टाइम छोड़ रहा है फॉर एम्प्लॉयमेंट पर्पज। तो रेजिडेंशियल स्टेटस क्या होगा स्टूडेंट, उसका सीधा सीधा नॉन रेजिडेंट, क्योंकि वो नंबर ऑफ डेज प्रेजेंट इन इंडिया अप्रैल के 30, मई के 31, जून के 30 और जुलाई का सिंगल 1 डे, तो टोटल 90 डेज 2 डेज है। तो 182 डेज इंडिया में नहीं रहा तो स्टेटस क्या जाएगा, एनआर। 60 डेज वाली कंडीशन नहीं मिलेगी क्योंकि एम्प्लॉयमेंट पर्पज से ये इंडिया के बाहर जा रहा है। अब इसकी नंबर ऑफ डेज की काउंटिंग करने में एक चीज और बताता है, डेट ऑफ डिपार्चर और डेट ऑफ अराइवल, बोथ डेट आर कंसिडर्ड फॉर द रेजिडेंशियल पर्पज। डेट ऑफ डिपार्चर और डेट ऑफ अराइवल, बोथ डेट आर कंसिडर्ड फॉर द रेजिडेंशियल पर्पज। डेट ऑफ डिपार्चर और डेट ऑफ अराइवल दोनों के दोनों डेट हम यहां पर कंसिडर कर लेंगे, इस चीज में आपके बताता है। अब आते हैं स्टूडेंट, इसमें एक और चीज आती है कि यहां पर लोग बाग क्या करते थे, टैक्स प्लानिंग कर जाते थे।
वो कहता था भैया मैं इंडिया के बाहर रह रहा हूं, नॉन रेजिडेंट हूं, अब इंडिया में आ रहा हूं, तो सीए कहता देख 182 दिन रह गया ना, 182 डेज रह गया तो तू रेजिडेंट हो जाएगा, रेजिडेंट हो जाएगा तो तेरे को ग्लोबल इनकम पे टैक्स देना पड़ेगा, ग्लोबल इनकम पे टैक्स देना पड़ेगा। तो कहता भैया मैं क्या करूं, तो सीए साहब कहते थे तू 182 दिन से कम रहे इंडिया में, तू और घूम ले, और घूम ले, जितना तेरा घूमने में लगेगा उससे ज्यादा टैक्स बच जाएगा। वो कहता था अच्छा ये बात है। तो वो 181 डेज इंडिया में रह जाता था और इंडिया में नॉन रेजिडेंट होता था, और नॉन रेजिडेंट होने के बाद इंडिया में टैक्स नहीं देता था। तो गवर्नमेंट ने देखा यार ये तो बहुत गड़बड़ कर रहा है, झोल कर रहा है, तो गवर्नमेंट ने फिर वहां पर क्या कर दिया, उसके लिए ये प्रोविजन और ला दिया कि कोई भी इंडियन सिटीजन या इंडियन ओरिजिन पर्सन है, कौन है, इंडियन सिटीजन या फिर इंडियन ओरिजिन है, इंडियन सिटीजन या फिर इंडियन ओरिजिन पर्सन है, और इंडिया के बाहर से, जैसे इंडिया के बाहर से इंडिया में विजिटिंग करने के लिए आ रहा है, इंडिया में किस लिए आ रहा है, विजिटिंग करने के लिए आ रहा है, इंडिया के बाहर से इंडिया में विजिटिंग करने आ रहा है, कौन, इंडियन सिटीजन या फिर इंडियन ओरिजिन, इंडिया के बाहर से इंडिया में विजिट करने के लिए आ रहा है, तो वहां जो 182 डेज वाला टाइम था ना, उसको घटाकर केवल 120 दिन कर दिया रिलेवेंट प्रीवियस ईयर में, रिलेवेंट प्रीवियस ईयर में जो 182 वाला डेज था ना, उसके लिए हम एक और कंडीशन चेक कर लेंगे 120 डेज वाली। तो 120 डेज भी इंडिया में रह गया और पीछे के 4 सालों को टोटल 365 डेज और मोर हो जाए, 4 ईयर का टोटल आपका 365 डेज और मोर हो जाए, देन ही इज कॉल्ड द अगेन रेजिडेंट। और उसके चेक करने के साथ साथ उसने कहा कि उसका इंडियन सोर्स से इनकम 15 लाख से ज्यादा होनी चाहिए, उसकी इंडियन, फॉरेन की नहीं लेनी, फॉरेन की इनकम नहीं लेनी, केवल इंडियन सोर्स से इनकम उसकी 15 लाख से ज्यादा है, उसकी इंडियन सोर्स से इनकम 15 लाख से ज्यादा है, देन ही इज कॉल्ड द रेजिडेंट। रेजिडेंट मान लीजिएगा कौन, इंडियन सिटीजन या इंडियन ओरिजिन पर्सन, इंडिया के बाहर से इंडिया में विजिटिंग करने के लिए आ रहा है और उसकी इंडियन सोर्स इनकम 15 लाख से ज्यादा है, और वो इंडिया में स्टे करता है 120 डेज इन द रिलेवेंट प्रीवियस ईयर और 365 डेज और मोर इमीडिएटली प्रोसीडिंग 4 इयर्स, तो आपके उसे रेजिडेंट मान लीजिएगा। इस कंडीशन को याद करना आसान है, जो 60 दिन वाली कंडीशन थी ना, 60 डेज वाली कंडीशन, उसको रिप्लेस कर दो 120 के साथ, बाकी का 365 दिन वाली 4 सालों की एज रह जाएगी, 4 सालों की एज रह जाएगी, आपको बन जाएगी। साथ ही साथ आपको क्या देखना है कि उसकी इंडियन सोर्स से इनकम 15 लाख से ज्यादा नहीं चाहिए, फॉरेन सोर्स वाली नहीं, इंडियन सोर्स से इनकम 15 लाख से ज्यादा है, तो उसे अपन क्या मान लेंगे, यहां पर स्टूडेंट रेजिडेंट मान लेंगे। अब इसके बाद आता है, ये मैंने आपको बता रखा है आपको कवर वही है। अब एक और कंसेप्ट लेके आए गवर्नमेंट ने टैक्स देने के लिए, एक नया कंसेप्ट ला दिया, डिम्ड रेजिडेंट, सेक्शन 61A, सेक्शन 61A डिम्ड रेजिडेंट और ला दिया। अब भाई डिम्ड रेजिडेंट कौन है, तो डिम्ड रेजिडेंट को इंडिया में रहने की जरूरत नहीं है, डिम्ड रेजिडेंट को इंडिया में रहने की जरूरत नहीं है, बस उसकी इनकम इंडियन सोर्स से 15 लाख से ज्यादा है, उसकी इनकम इंडियन सोर्स से 15 लाख से ज्यादा है, और उस इनकम पे कोई दूसरी कंट्री टैक्स क्लेम नहीं कर रही है, कोई दूसरी कंट्री उस पे टैक्स क्लेम नहीं कर रही, तो हमारी गवर्नमेंट कहती है हम है ना, हम लेंगे टैक्स पे। जैसे मान लो कोई पर्सन दुबई में रहता है, लेकिन अब उसका इंडियन सोर्स से इनकम, फॉरेन सोर्स की नहीं, केवल इंडियन सोर्स की इनकम 15 लाख से ज्यादा है, 15 लाख से ज्यादा है। अब 15 लाख से ज्यादा है और वो इंडिया में कभी आया ही नहीं, इंडिया में रहने की जरूरत नहीं है डिम्ड रेजिडेंट को, इंडिया में रहने की जरूरत नहीं है डिम्ड रेजिडेंट को, और उसकी इनकम 15 लाख से ज्यादा है और दूसरी कंट्री उस इनकम पे टैक्स नहीं लेती है, तो ऐसे केस में हमारी गवर्नमेंट उसको डिम्ड रेजिडेंट मान लेगी, डिम्ड रेजिडेंट मानते हुए उस पर टैक्स काउंट कर लेगी। अब डिम्ड रेजिडेंट कौन हो सकता है, सिर्फ और सिर्फ इंडियन सिटीजन हो सकता है। कौन हो सकता है डिम्ड रेजिडेंट, इंडियन सिटीजन हो सकता है। इंडियन ऑरिजिन कभी भी डिम्ड रेजिडेंट नहीं होगा, इंडियन ऑरिजिन कभी भी डिम्ड रेजिडेंट नहीं होगा, सिर्फ इंडियन सिटीजन ही हो सकता है। और डिम्ड रेजिडेंट होने के लिए उसे इंडिया में स्टे करने की जरूरत नहीं है, बस उसकी इनकम इंडियन सोर्स से 15 लाख से ज्यादा है और उस इनकम पे कोई दूसरी फॉरेन कंट्री टैक्स क्लेम नहीं कर रही है, तो हम टैक्स के पर्पज से उसे डिम्ड रेजिडेंट मान लेंगे। डिम्ड रेजिडेंट हमेशा क्या होगा, RBNOR होगा, रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी होगा, कभी भी वो ROR नहीं हो सकता, कभी भी ROR नहीं हो सकता। और डिम्ड रेजिडेंट को इंडिया में रहने की कोई जरूरत, स्टे करने की जरूरत नहीं है, और सिर्फ इंडियन सिटीजन ही डिम्ड रेजिडेंट हो सकता है, इंडियन ओरिजिन नहीं हो सकता, ये ध्यान रखना है, एक एक कीवर्ड इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद इन्होंने एक और कंसेप्ट लेके आया क्रू मेंबर्स के लिए। तो क्रू मेंबर्स के लिए इंडिया में प्रेजेंट रहने की कंडीशंस में बहुत डिस्प्यूट होता था, बहुत डाउट होता था, कैसे काउंट करें। तो ऐसे केस के अंदर इसको रिजॉल्व किया और उन्होंने इसको क्लैरिफाई किया कि कैसे कोई भी क्रू मेंबर जो इंडियन सिटीजन है, कोई भी इंडियन सिटीजन है और वो क्या है, क्रू मेंबर है, हमारा क्रू मेंबर है, चालक दल का सदस्य है जो इंडिया के बाहर शिप को लेके जा रहा है इंडियन क्रू को, तो उसके नंबर ऑफ डेज निकालने के लिए स्टूडेंट इसने कहा गया कि आपके हमें ये पीरियड टोटल नंबर ऑफ डेज यानी जो 365 दिन है ना साल के, उनमें से माइनस कर देना,
घटा देना, एक्सक्लूड करने की बात करता है। कौन कौन से? जिस दिन जाएगा उस दिन एक डॉक्यूमेंट साइन करेगा जिसका नाम होता है CDC, कंटिन्यूस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट, जिसका नाम क्या होता है? कंटिन्यूस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट को जाएगा उस दिन साइन करेगा, ज्वाइन करेगा तब, और वापस जब जहाज को लेके आएगा ना तो फिर वापस जाके साइन करेगा CDC को फिर साइन कर देगा। तो जिस दिन साइन किया और वापस आके जिस दिन साइन किया वो नंबर ऑफ डेज हमें टोटल में से लेस कर देना, टोटल नंबर ऑफ डेज इन द प्रीवियस ईयर है उसमें से लेस कर देना, तो इट्स मींस आउटसाइड ऑफ इंडिया चले गए, वो सारे डेज कहां चले गए? आउटसाइड ऑफ इंडिया चले गए। यानी मेरे टोटल नंबर ऑफ डेज इन द प्रीवियस ईयर है, उनमें से वो डेज निकाल दो जो इंडिया के बाहर में रहा, जो मैं इंडिया के बाहर रहा वो डेज निकाल दो। तो बाहर कौन सा दिन रहा? जिस दिन गया CDC साइन किया, जब आया CDC साइन किया, तो ये डेज काउंट करके एक्सक्लूड कर देना टोटल नंबर ऑफ डेज में से। तो टोटल नंबर ऑफ डेज 365, उसमें से जितने दिन मैं बाहर रहा, जैसे मैंने 200 दिन बाहर रहा तो इंडिया में रह गया 165 डेज, तो वो आपके नॉन रेसिडेंट हो जाएगा, क्योंकि उसको देखना भी कौन सी डेट है, 182 दिन वाली कंडीशन लगेगी। इंडियन सिटीजन गोज आउटसाइड ऑफ इंडिया एज ए क्रू मेंबर, तो स्टेटस क्या हो गया? नॉन रेसिडेंट। इसी के साथ साथ कभी कभी आपके इंडिया को भी मेजरमेंट कर लेते हैं, तो हमारे टैक्स के पर्पज से हमारा इंडिया तो सभी जानते हैं ये इंडिया है, इसके साथ साथ जो बेस लाइन दी गई है ना ये भी इंडिया है, ये बेस लाइन दी गई है ये भी क्या है? आपका इंडिया है यहां तक। इसके साथ साथ 12 नॉटिकल माइल्स, 12 नॉटिकल माइल्स तक समुद्र में भी इंडिया है, 12 नॉटिकल माइल्स तक ही है। 12 नॉटिकल माइल्स तक यदि कोई पर्सन इधर खड़ा हुआ है तो इंडिया में माना जाएगा, लेकिन इधर खड़ा हुआ है तो इंडिया के बाहर माना जाएगा। तो इंडिया तो है ही, प्लस 12 नॉटिकल माइल्स आपके काउंट करना होता है। और भैया एक सीधी सी बात बता दो, 12 नॉटिकल माइल्स की मैं बात कर रहा हूं, तो इस केस में आपके नॉटिकल माइल्स क्या होता है? ये समुद्र को मेजरमेंट करने की एक यूनिट होती है। जैसे अपन बात करते हैं किलोमीटर्स में, अपने नॉर्मली किलोमीटर्स में बात करते हैं, लेकिन समुद्र को यदि अपन बात करते हैं मेजरमेंट कर रहे हैं तो नॉटिकल माइल्स में करते हैं। और 1 नॉटिकल माइल्स इक्वल टू 1.852 किलोमीटर, 1.852 किलोमीटर्स की बात इसमें करता है। तो मैं यदि यहां पर हूं तो इंडिया में मान जाऊंगा, इसके बाहर तो इंडिया में नहीं माना जाता हूं। ठीक है स्टूडेंट, तो ये टोटल नंबर ऑफ डेज में से जितने दिन मैं आउट ऑफ इंडिया रहा, जैसे 183 डेज आउट ऑफ इंडिया रहा, आउट ऑफ TWI रहा, तो TWI यानी इंडिया में कितने दिन रहा? 182 डेज कटा के निकाला। ओ ये 182 डेज हो गया तो रेजिडेंट हो जाएगा, रेजिडेंट हो जाएगा, क्योंकि हमारा लॉ कहता है ही मस्ट बी प्रेजेंट इन इंडिया 182 डेज और मोर। तो ये एग्जाम में MCQ का पूछ सकता है इस तरह से कंफ्यूजन कर वाला क्वेश्चन। ठीक है, अब आते हैं आगे HF के लिए। HF का रेजिडेंशियल स्टेटस बहुत आसान है कि HF या तो रेजिडेंट होगा या नॉन रेजिडेंट होगा, तो इसके लिए डिपेंड करता है उसका कंट्रोल और मैनेजमेंट। तो हम बात करते हैं HF का कंट्रोल और मैनेजमेंट हॉली सिचुएटेड इन इंडिया है या पार्टली सिचुएटेड, पार्टली भी कवर्ड है, हॉली सिचुएटेड या फिर पार्टली सिचुएटेड इन इंडिया है, हॉली या पार्टली। पार्टली की कोई लॉ में कोई मैंने कहा डेफिनेशन नहीं दी गई है, 50-50 हो, 60-40 हो, या सिंगल 1% भी इंडिया में, सिंगल 1% भी इंडिया में आपके कंट्रोल हो गया, सिचुएटेड हो गया, तो वो रेजिडेंट हो गया। HF क्या हो जाएगा? रेजिडेंट हो जाएगा, वो HF क्या हो जाएगा? रेजिडेंट हो जाएगा। लेकिन HF कंट्रोल हॉली आउटसाइड ऑफ इंडिया है, पूरा का पूरा आउटसाइड ऑफ इंडिया है, तो HF हो गया नॉन रेजिडेंट। फिर नॉन रेजिडेंट हो गया तो कोई चेक करने की जरूरत नहीं है। लेकिन इसकी जगह पे मैं बात करता हूं कि HF का यहां पर रेजिडेंशियल स्टेटस की मैं बात करता हूं। रेजिडेंट हो गया तो हम आगे चेक करते हैं कि क्या वो HF ऑर्डिनरी रेजिडेंट है या फिर बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है। तो HF के अंदर मेन रोल प्ले कौन करता है? कर्ता। तो हमें कर्ता को देखना होगा, कर्ता क्या दोनों एडिशनल कंडीशन जो HF वाली है, जो HF वाली है वो पूरी करता है एडिशनल कंडीशन? यस। तो रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट दोनों एडिशनल कंडीशन क्या थी कर्ता की? ही मस्ट बी प्रेजेंट इन इंडिया 730 डेज और मोर immediately preceding the 7 year of the relevant previous year, or he is resident any 2 year out of the 10 year immediately preceding from the relevant previous year। यानी 10 सालों में कोई से भी 2 साल रेजिडेंट रहे और 7 सालों को टोटल 730 डेज और मोर रहे तो वो रेजिडेंट है। लेकिन एडिशनल कंडीशन पूरी नहीं करता, दोनों नहीं करता, एक करता है एक नहीं करता, तो करता यहां पर नहीं कर पा रहा तो भी HUF का स्टेटस हो जाएगा रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। अब स्टूडेंट इसके बाद मैं बात करता हूं आपके एक साथ फर्म की। फर्म है, AOP है, BOI है, लोकल अथॉरिटी और आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन। इनके लिए स्टूडेंट मैं सिंपल सी बात करता हूं, वेदर कंट्रोल और मैनेजमेंट हॉली या फिर पार्टली सिचुएटेड इन इंडिया, सिचुएटेड इन इंडिया है तो फर्म क्या है? रेजिडेंट है। और यदि इनका कंट्रोल आउटसाइड ऑफ इंडिया है, हॉली कंट्रोल आउटसाइड ऑफ इंडिया, हॉली कंट्रोल आउटसाइड ऑफ इंडिया है तो नॉन रेजिडेंट है, फिर नॉन रेजिडेंट है। और मैं बता दूं इनको हम ऑर्डिनरी और बट नॉट ऑर्डिनरी में क्लासिफाइड नहीं करते, सिर्फ इंडिविजुअल HF को हम रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी और रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी में क्लासिफाइड करते हैं।
इनको कभी भी ऑर्डिनरी बट नॉट ऑर्डिनरी में क्लासिफाइड नहीं करते हैं। इसके बाद आता है कंपनी। कंपनी को भी सिर्फ रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट में माना जाता है, डिपेंड करता है आपके इंडियन कंपनी और फॉरेन कंपनी दोनों को अपन बात करें टैक्स के पर्पज से, या तो अपन क्या मानेंगे रेजिडेंट या फिर नॉन रेजिडेंट मानेंगे। इनको कभी भी आरओआर और आरबीएनआर में कैलकुलेशन नहीं करेंगे, कभी भी कैलकुलेशन नहीं करेंगे। अब रेजिडेंट होने के लिए कंपनी के लिए हमें सबसे पहला एक कीवर्ड चेक करना होता है, प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट। कंपनी के लिए क्या चेक करता हूं मैं, प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट। यदि कंपनी का प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट स्टूडेंट कहां है, कहां है, सिचुएटेड हॉली इन इंडिया है, हॉली इन इंडिया। यहां पर हॉली है, पार्टी नहीं है, हॉली, हॉली सिचुएटेड इंडिया। तो कंपनी मैंने कहा दो तरह की होती है, एक तो इंडियन कंपनी होती है, एक होती है फॉरेन कंपनी। तो हॉली सिचुएटेड इंडिया है तो रेजिडेंट, रेजिडेंट दोनों क्या होंगे, रेजिडेंट होंगे। कंपनी का प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट पार्टली सिचुएटेड इन इंडिया है तो इंडियन कंपनी रेजिडेंट, फॉरेन कंपनी रेजिडेंट नहीं होगी, उसका तो हॉली होगा तो ही होगा नॉन रेजिडेंट। कंपनी प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट पॉइंट बोलते हैं, पॉइंट सिचुएटेड आउटसाइड ऑफ इंडिया है। इंडियन कंपनी ऑलवेज रेजिडेंट, इंडियन कंपनी ऑलवेज रेजिडेंट होगी, फॉरेन कंपनी नॉन रेजिडेंट। तो मैं की पॉइंट बोलूं कि इंडियन कंपनी ऑलवेज रेजिडेंट, इंडियन कंपनी क्या होगी, हमेशा रेजिडेंट होगी। लेकिन फॉरेन कंपनी केवल तभी रेजिडेंट होगी जब उसका प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट हॉली सिचुएटेड इन इंडिया हो, हॉली सिचुएटेड इन इंडिया हो तो ही फॉरेन कंपनी इंडिया की रेजिडेंट होगी, जब हॉली सिचुएटेड इन इंडिया हो। लेकिन आउटसाइड ऑफ इंडिया है तो वो रेजिडेंट नहीं मानी जाएगी। तो फॉरेन कंपनी कब रेजिडेंट हो, जब उसका प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट हॉली सिचुएटेड इन इंडिया हो, और इंडियन कंपनी ऑलवेज रेजिडेंट। तो सीधा सिंपल सी बात करता हूं, आप देखो वेदर कंपनी इज इंडियन कंपनी, यस कंपनी इज इंडियन कंपनी, यस, तो वो क्या होगी, रेजिडेंट, तो वो क्या होगी, रेजिडेंट। यदि कंपनी इंडियन कंपनी है तो ऑलवेज रेजिडेंट, लेकिन इंडियन कंपनी नहीं है लेकिन उसका प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट पॉइंट हॉली सिचुएटेड इंडिया है तो अगेन वो रेजिडेंट, अगेन वापस रेजिडेंट है। लेकिन कंपनी इंडियन कंपनी नहीं है और उसका प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट हॉली सिचुएटेड इंडिया में नहीं है तो वो क्या हो जाएगी, नॉन रेजिडेंट। क्या हो जाएगी स्टूडेंट, नॉन रेजिडेंट। तो फिर क्या हो जाएगी, नॉन रेजिडेंट उस केस में आ जाती है। तो ये तो हमने देख लिया सेक्शन 6 को कि किस किस पर्सन के ऊपर किस तरह से हम रेजिडेंशियल स्टेटस निकालते हैं, तो वो सेक्शन 6 में दे रखा था। अब रेजिडेंशियल स्टेटस से भी आगे हमारा एक सेक्शन आता है सेक्शन 5, जो कि बताता है स्कोप ऑफ टोटल इनकम। क्या आ जाता है बेटा, स्कोप ऑफ टोटल इनकम। और स्कोप ऑफ टोटल इनकम से हमें उसकी टैक्स की लायबिलिटी इंडिया में कैसे लायबिलिटी आ जाएगी, यानी उसका स्कोप ऑफ टोटल इनकम यदि इंडिया से लिंक हो गया तो उस इनकम पे उसे टैक्स इंडिया में देना पड़ेगा, चाहे उसका रेजिडेंशियल स्टेटस कुछ भी क्यों ना हो, चाहे उसका रेजिडेंशियल स्टेटस कुछ भी क्यों ना हो। तो या तो अपन यहां इनकम को 4 कैटेगरी में क्लासिफाइड करते हैं। पहला, इनकम अराइज इन इंडिया, या इनकम डिम्ड टू बी अराइज इन इंडिया। मैं बताऊंगा डिम्ड अराइज के एग्जांपल। इनकम रिसीव मैंने इंडिया में कर ली हो, या डिम टू बी रिसीव इंडिया में कर ली हो, डिम टू बी रिसीव इंडिया में कर ली, तो इन चारों पॉइंटों में से कोई सी भी एक भी एक्टिविटी इंडिया में हो गई, चारों में से इनकम अराइज हो जाए इंडिया में, इनकम डिम टू बी अराइज हो जाए इंडिया में, इनकम रिसीव हो जाए इंडिया में, या डिम टू बी रिसीव इंडिया में हो जाए, तो इन चारों में से एक भी एक्टिविटी हो गई इंडिया में, तो ऐसे केस में स्टूडेंट मुझे उस इनकम पे टैक्स इंडिया में देना पड़ेगा, चाहे से मेरा रेजिडेंशियल स्टेटस रेजिडेंट हूं, चाहे से मैं नॉन रेजिडेंट हूं, मुझे उस इनकम पे टैक्स इंडिया में देना पड़ेगा। इनकम अराइज, जैसे मैं इंडियन सिटीजन हूं, मैं आपको यहां इंडिया में पढ़ा रहा हूं, सर्विस कहां रेंडर कर रहा हूं, इंडिया में, तो अराइज कहां हो रही है, इंडिया में, पैसा भी कहां रिसीव कर रहा हूं, इंडिया में। अब चाहे मैं रेजिडेंट हूं चाहे नॉन रेजिडेंट हूं, मुझे इनकम पे टैक्स इंडिया में देना होगा, तो ये आपके इसमें बताता है। लेकिन मैं इससे आगे बात करता हूं, तो आगे अपन बात करते हैं अराइज हो जाए या डिम्ड के भी अपन एग्जांपल देखेंगे, रिसीव हो जाए या डिम टू भी रिसीव इंडिया में हो जाए, तो उस इनकम पे स्टूडेंट मुझे टैक्स पे करने की रिक्वायरमेंट कहां जाएगी, इंडिया में आ जाती है। अब इनको सबको अपन क्लासिफिकेशन करते हैं अकॉर्डिंग टू दिस वन प्रोविजन। एक एक पॉइंट को डिटेल से क्लासिफिकेशन देखते हैं कि इसमें सबसे पहले आता है इनकम अराइज इन इंडिया, यदि इसकी इनकम कहां हो रही है, इंडिया में अराइज हो रही है, बट रिसीव्ड आउटसाइड ऑफ इंडिया, रिसीव कहां हो रही है, आउटसाइड ऑफ इंडिया, इंडिया में हो रही है अराइज। जैसे मान लो कोई प्रॉपर्टी है तो यहां पर मैं सर्विस रेंडर कहां कर रहा हूं, इंडिया में कर रहा हूं, मैं आपको पढ़ाने के लिए इंडिया में आया हूं, तो सर्विस कहां रेंडर कर रहा हूं, इंडिया में। चाहे मैं पैसा इंडिया के बाहर रिसीव कर रहा हूं, तो भी ऐसे केस के अंदर यहां पर हर कैटेगरी के पर्सन के लिए टैक्सेबल है, चाहे स्टेटस आरओआर हो, आरबीएनआर हो और एनआर हो, तीनों के लिए टैक्सेबल होगा, टैक्सेबल टैक्सेबल टैक्सेबल। दूसरा आता है इनकम डिम्ड टू बी अराइज इन इंडिया। सेक्शन 9 के अंदर डिम्ड अराइज का एग्जांपल अपन देखेंगे कि जैसे मान लो कोई प्रॉपर्टी इंडिया में सिचुएटेड है,
खरीदने वाला इंडिया के बाहर है यूएस में, बेचने वाला इंडिया के बाहर है यूएस में, दोनों के दोनों इंडिया के बाहर ही ट्रांजेक्शन कर लेते हैं, बाहर ही पैसा रिसीव कर लेते हैं, लेकिन प्रॉपर्टी वो जो बेची गई है वो सिचुएटेड कहाँ है, इंडिया में। तो इनकम डिम्ड अराइज कहाँ मान ली जाएगी, इंडिया में मान ली जाएगी। तो ऐसे केस के अंदर वो प्रॉपर्टी इंडिया में है तो वो चाहे रेजिडेंट हो, आरओआर हो, आरबीएनआर हो, चाहे एनआर हो, तीनों के लिए टैक्सेबल होगी। इनकम रिसीव्ड इंडिया वेदर अराइज ऑफ आउटसाइड ऑफ इंडिया, मैं पैसा इंडिया में रिसीव कर रहा हूं, चाहे सर्विस रेंडर करके आ रहा हूं इंडिया के बाहर। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था, दुबई में भी अपना सीए इंस्टीट्यूट है और मान लो मैं दुबई में सीए का आपके टैक्स का कोर्स कराने जाता हूं और मैंने वहां पर मान लो 10 दिन के अंदर सीए का कोर्स कंप्लीट करा दिया, तो ऐसे केस के अंदर 10 दिन के अंदर कंप्लीट करा दिया, लेकिन मैंने कहा सीए इंस्टीट्यूट तो मुझे पैसा मंथली देती है, तो मंथ एंड पे देगी मुझे, तो मैं थोड़ी वहां पर रुकूंगा, जब तक पैसा नहीं दोगे तब तक मैं नहीं जाऊंगा साहब इंडिया। तो ऐसे केस में मैं तो मेरा कोर्स करा के इंडिया आ गया, तो अब वो उन्होंने मेरा पैसा कहाँ ट्रांसफर कर दिया, इंडिया में, तो मैंने रिसीव कहाँ कर लिया उसे, इंडिया में। लेकिन सर्विस कहाँ रेंडर करी थी, दुबई में, तो भी मुझे टैक्स इंडिया में देना पड़ेगा, चाहे मेरा रेजिडेंशियल स्टेटस आरओआर हो, चाहे आरबीएनआर हो, चाहे एनआर हो। फिर अपन बात करते हैं इनकम डिम टू बी रिसीव्ड, ये सेक्शन 9 में दिए गए हैं, सेक्शन 9 में डिम्ड अराइज टू सेक्शन 9 में दिया गया, और डिम्ड रिसीव सेक्शन 7 में दिया गया। डिम्ड अराइज तो किसमें दिया गया, सेक्शन 9 में, सेक्शन 9 में बताया था डिम्ड अराइज, और डिम टू बी रिसीव सेक्शन 7 में दिया गया, सेक्शन 7 में दिया गया इन इंडिया वेदर अराइज ऑफ इंडिया। तो ऐसे केस में टैक्सेबल डिम्ड रिसीव्ड इंडिया में कर लूंगा तो भी टैक्सेबल कर लूंगा। तो बेटा ये 4 पॉइंट तो वही हैं जो अभी अपन ने डिस्कस किया, तो ये चारों पॉइंट वही हैं जो मैंने लिखवाया। इनकम अराइज इन इंडिया, इनकम डिम टू बी अराइज इन इंडिया, रिसीव इन इंडिया और डिम टू बी रिसीव इन इंडिया। तो चारों पॉइंट को तो अपने डिटेल से डिस्कस कर लिया। अब इसमें 2 पॉइंट और ऐड होते हैं, इनकम अराइज या रिसीव आउटसाइड ऑफ इंडिया, कहां हो रही है, आउटसाइड ऑफ इंडिया। लेकिन बिजनेस का कंट्रोल कहां सिचुएटेड है, बिजनेस का कंट्रोल है इंडिया में, तो ऐसे केस में टैक्सेबल और नॉट टैक्सेबल, यानी नॉन रेजिडेंट को टैक्स नहीं देना, आरओआर और आरबीएनआर को तो इंडिया में टैक्स देना है, लेकिन एनआर को इंडिया में टैक्स देने की जरूरत नहीं है। जब इनकम अराइज इंडिया के बाहर, रिसीव इंडिया के बाहर, लेकिन बिजनेस का कंट्रोल कहां है, अपने इंडिया में, तो आरओआर और आरबीएनआर टैक्स देगा, लेकिन एनआर टैक्स नहीं देगा। अब इसमें आगे पॉइंट नंबर 6 कहता है कि इनकम अराइज और रिसीव कहां हो रही है, आउटसाइड ऑफ इंडिया, और बिजनेस का कंट्रोल भी कहां हो रहा है, आउटसाइड ऑफ इंडिया। बिजनेस का कंट्रोल भी कहां से हो रहा है स्टूडेंट, इंडिया के बाहर से हो रहा है। तो भैया आरओआर को तो ग्लोबल इनकम पे टैक्स देना होगा, आरओआर को तो ग्लोबल इनकम पे टैक्स देना होगा, लेकिन नॉट टैक्सेबल, यानी आरबीएनआर और एनआर को इंडिया में टैक्स देने की जरूरत नहीं है, आरबीएनआर और एनआर को टैक्स देने की जरूरत नहीं होगी, सिर्फ आरओआर को टैक्स देना होगा। जो इनकम इंडिया के बाहर अराइज हो रही है, रिसीव इंडिया के बाहर हो रही है, कंट्रोल भी इंडिया के बाहर से हो रही है, तो सिर्फ आरओआर टैक्स देगा। अब ये नोट एक इंपॉर्टेंट नोट है, कभी भी ये इनकम टैक्सेबल नहीं होगी। पास्ट अनटैक्स फॉरेन इनकम, ये दिस फॉरेन इनकम ब्रॉट टू इंडिया आपकी लाई गई है। फॉरेन इनकम ब्रॉट टू इंडिया, कोई मैंने विदेश में पैसा कमाया और उस टाइम मैं नॉन रेजिडेंट था, जैसे मैं जॉब करने के लिए दुबई चला गया, दुबई क्या है, नॉन टैक्सेबल कंट्री, वहां टैक्स नहीं लगता, तो मैं वहां दुबई में 5 साल से जॉब कर रहा हूं और मेरी सैलरी पैकेज है 1 CR 1 करोड़ का, तो 5 साल में 5 करोड़ खर्च कमा लिए, 2 करोड़ खर्च भी कर दिए, तो 3 करोड़ को मैं अब इंडिया में लेके आ रहा हूं। तो इस पैसे को जब मैं इंडिया में लेके आ रहा हूं, तो पास्ट फॉरेन अनटैक्स इनकम ब्रॉट इनटू इंडिया लेके आ रहा हूं, तो मुझे उस इनकम पे स्टूडेंट टैक्स देने की जरूरत नहीं है, चाहे मेरा रेजिडेंशियल स्टेटस कुछ भी क्यों ना दिखाई दे रहा हो। तो ये चीज इस केस में आपको बताता है, तो किसी के लिए भी टैक्सेबल नहीं होगी, किसी के लिए टैक्सेबल नहीं होगी, ये चीज इसमें बताता है। ये सेक्शन 9 है, डिम टू बी अराइज के एग्जांपल है, जिसको कि आप देखोगे कि यहां पर अपने डिम टू बी अराइज में जैसे बात करते हैं बिजनेस कनेक्शन, ये हमारा बिजनेस कनेक्शन इंडिया में दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है स्टूडेंट, बिजनेस कनेक्शन यदि इंडिया में है तो वो इनकम इंडिया में राइज बन जाएगी। जो प्रॉपर्टी पे रेंटल इनकम आ रही है, रेंट जैसे, वो प्रॉपर्टी इंडिया में सिचुएटेड है, तो देने वाला लेने वाला ऑनर और टेनेंट इंडिया के बाहर हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्रॉपर्टी इंडिया में सिचुएटेड है, तो डिम्ड राइज मान जाएगी। इसी तरह से अपन बात करते हैं स्टूडेंट, यहां पर कोई प्रॉपर्टी खरीदी बेची गई है, सेल कर दी, अपन ने बेच दी प्रॉपर्टी, वो प्रॉपर्टी सिचुएटेड इंडिया में है, तो वो अराइज कहां मान जाएगी, इंडिया में मान ली जाती है। इसके बाद आता है सैलरी, कोई भी फॉरेन कंपनी है, उसने अपने एम्प्लॉय को इंडिया में पोस्टेड कर दिया और वो एम्प्लॉय अपने इंडिया में आके सर्विस दे रहा है, अपने इंडिया में आके सर्विस दे रहा है, तो वो इनकम अराइज का मानी जाएगी, इंडिया में मानी जाएगी, उस एम्प्लॉय को इंडिया में टैक्स देना पड़ेगा, चाहे उसका रेजिडेंशियल स्टेटस कुछ भी क्यों ना हो, डिम्ड अराइज इंडिया में मानी जाएगी। फॉरेन कंपनी ने अपने एम्प्लॉय को कहां सर्विस के लिए भेज दिया, इंडिया में जॉब करने के लिए, और सर्विस रेंडर करा इंडिया में, तो डिम्ड अराइज कहां हुई, इंडिया में। ऐसे अपने आता है कि हमारी इंडियन गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, आपने देखा होगा, अपने एम्प्लॉय को आउट ऑफ इंडिया पोस्टेड कर रखा है और उसको सैलरी दे रही है, कहां पर, इंडियन गवर्नमेंट दे रही है आउट ऑफ इंडिया,
लेकिन उसे टैक्स देने के लिए क्या मान लीजिएगा, डिम्ड अराइज मान लीजिएगा इंडिया में। याद करो मैंने बहुत सारे क्वेश्चन कराए थे जिसके अंदर मैंने कहा कि अपने इंडियन एम्बेसी है जो हर कंट्री में, जापान में भी है, सिंगापुर में भी, यूक्रेन में भी है, रूस में भी है, कनाडा में भी है, बताया था ना। तो इंडियन एम्बेसी के लोग जो इंडिया के बाहर काम कर रहे थे, तो वो बाहर ही रह रहे, तो इंडिया में नॉन रेजिडेंट हो गए, सैलरी भी भारत के बाहर ही रिसीव करे, जैसे जापान में तो जापान में रिसीव करा था। लेकिन सैलरी दे कौन रहा है, हमारी इंडियन गवर्नमेंट, उसे इंडियन एम्बेसी के रूप में इंडिया के बाहर पोस्टेड कर रखा है। तो ऐसे केस में जितना भी अमाउंट उनको रिसीव हुआ है तो स्टूडेंट वो क्या माना जाएगा, डिम टू बी अराइज इन इंडिया मानते हुए उनको टैक्स इंडिया में देना होगा। और सैलरी से टैक्सेबल होती थी जितने भी उनको अलाउंसेस मिलते थे और परक्यूजर्स मिलते थे। तो सेक्शन 10 सबसेक्शन 7 में फुल्ली एग्जम्प्ट है, अलाउंस और परक्यूजर्स उनको फुल्ली एग्जम्प्ट होते थे, उन एम्प्लॉय को फुल्ली एग्जम्प्ट होते थे जो भी इंडियन गवर्नमेंट के पास, इंडियन एम्प्लॉय इंडियन गवर्नमेंट के पास यहां पर काम करें और कहां जॉब करें, इंडिया के बाहर फॉरेन एम्बेसीज में। तो उनको जितने भी अलाउंस और परक्यूजर्स मिल रहे हैं, चाहे वो डिफॉल्ट स्कीम हो चाहे शिफ्ट आउट करो, दोनों केस में एग्जम्प्ट होते थे। याद करो मैंने आपको लिखवा रखा है सेक्शन 10 सबसेक्शन 7 में। ऐसे कोई डिविडेंड की इनकम है हमारी इंडियन कंपनी आपको पे कर रही है तो वो डिम्ड अराइज इंडिया में बन जाएगी। कोई भी हमने लोन इंडिया के बाहर से बोरो किया उस पर इंटरेस्ट पे करें, तो कोई बिजनेसमैन पे कर रहा है या कोई इंडियन गवर्नमेंट कर रही है और नॉन रेजिडेंट पे कर रहा है, पर्सन जो अपने बिजनेस में इंडिया में ले रहे हैं तो इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं। कोई सर्विस सॉफ्टवेयर वगैरह लिया तो उस पर रॉयल्टी पे कर रहे हैं, या कोई अपने टेक्निकल पर्सन से फी फॉर टेक्निकल सर्विस या प्रोफेशनल सर्विस ली गई और उनको इंडियन गवर्नमेंट या हमारे कोई बिजनेसमैन पे कर रहा है तो वो इनकम इंडिया में राइज मान ली जाती है और उस पर टैक्स देना होगा। ऐसे कोई पर्सन अपने इंडिया के बाहर गिफ्ट दे रहा है और एग्रीगेट वैल्यू ऑफ गिफ्ट 50,000 से ज्यादा है तो वो गिफ्ट भी डिम्ड अराइज मानते हुए इंडिया में टैक्स लग जाएगा। बस कंडीशन है वो मॉनेटरी होना चाहिए, नॉन मॉनेटरी गिफ्ट टैक्सेबल नहीं होगा। ये मॉनेटरी ही होना चाहिए 50,000 से ज्यादा तो ही टैक्सेबल होगा। जैसा अपन बात करते हैं ना रेजिडेंट जो इंडिया के लिए, तो मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी दोनों आप टैक्सेबल कर देते। नॉन मॉनेटरी जो प्रॉपर्टी की डेफिनेशन में आते थे, जैसे लैंड है, बिल्डिंग है, गोल्ड है, ऑर्नामेंट्स है, शेयर्स है, सिक्योरिटी है, स्कल्पचर्स है ना, वर्क ऑफ आर्ट है, पेंटिंग है, ड्राइंग्स है, स्कल्पचर्स है, तो ये आपके क्या है, नॉन मॉनेटरी गिफ्ट। नॉन मॉनेटरी गिफ्ट तो नॉन मॉनेटरी गिफ्ट टैक्सेबल नहीं होंगे, नॉन मॉनेटरी गिफ्ट टैक्सेबल नहीं होंगे इस वाले केस में। सिर्फ वो गिफ्ट टैक्सेबल होंगे जो मॉनेटरी नेचर में है और उनका एग्रीगेट वैल्यू 50,000 से ज्यादा है, कैश में, चेक से, है ना। इस केस में मॉनेटरी वैल्यू 50,000 से ज्यादा है तो ही आपके टैक्सेबल हो पाएगा। इसके बाद स्टूडेंट अपन बात करते हैं डिम टू बी रिसीव इन इंडिया। डिम टू बी रिसीव इन इंडिया कब माना जाएगा, जब आपके पैसा अभी आपको मिल नहीं रहा लेकिन टैक्स देने के लिए हम डिम्ड रिसीव मानते हैं, उस पर टैक्स अपने इंडिया में दे देते हैं। डिम्ड रिसीव कैसे, जैसे मैंने कहा आपने आरपीएफ में कंट्रीब्यूशन किया तो पैसा कब मिलेगा, रिटायरमेंट पे मिलेगा साहब, रिटायरमेंट पे, लेकिन टैक्स देने के लिए वो मुझे अभी की इनकम मानी जाएगी। तो जब मुझे रिटायरमेंट पे मिलेगा, लेकिन मैंने कहा कि जितना कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर वाला पार्ट, भाई एम्प्लॉय वाला पार्ट तो इनकम ही नहीं है, जो एम्प्लॉयर उसका कंपनी है वो कंट्रीब्यूशन कर रही थी और सैलरी में 12% तक करती है तो एग्जम्पशन मिल जाती थी। 12% ऑफ सैलरी तक तो एग्जम्प्ट है, लेकिन 12% से ज्यादा कर रहा है तो वो अपने डिम टू बी रिसीव मानते हुए टैक्सेबल कर देते। इंटरेस्ट वाला पार्ट डिम टू बी रिसीव मानते हुए 9.5%, 9.5% से ऊपर वाला अमाउंट टैक्सेबल कर देंगे। इंटरेस्ट वाला पार्ट 9.5% से ऊपर वाला पार्ट है तो इनकम इंडिया में मानते हुए टैक्सेबल कर देंगे। ऐसे ही यदि अपन बात करते हैं एनपीएस में, नेशनल पेंशन स्कीम के अंदर हमने पैसा जमा कराया और इक्वल अमाउंट एम्प्लॉयर करा रहा है, मिलेगा कब, रिटायरमेंट पे, पेंशन के टाइम पे, लेकिन अभी हम उसे डिम्ड रिसीव मानते हुए उसे टैक्सेबल कर देंगे। डिम्ड रिसीव मानते हुए उसको टैक्सेबल कर देंगे, जो एम्प्लॉयर वाला पार्ट है डिम्ड रिसीव मानते हुए आपके सैलरी में टैक्सेबल कर देते हैं। इसी तरह से यूआरपीएफ को आप किस में कन्वर्ट कर रहे हो, आरपीएफ में कन्वर्ट कर रहे हो, तो आपको पता है यूआरपीएफ में तो रिटायरमेंट पे टैक्स लगता है लेकिन आरपीएफ में रिटायरमेंट पे एग्जम्प्ट होता है। तो गवर्नमेंट ने कहा ये तो कन्वर्ट हो गया आरपीएफ में, तो वो इधर भी टैक्स नहीं दिया और इधर भी टैक्स नहीं देगा। तो गवर्नमेंट ने कहा नहीं ऐसे नहीं चलेगा, पहले आपको यूआरपीएफ से आप अपने आप को आरपीएफ में कन्वर्ट कर रहे हो, यूआरपीएफ से आप अपने आप को आरपीएफ में कन्वर्ट कर रहे हो, तो जिस टाइम आप कन्वर्ट कर रहे हो तो उसी टाइम आपको उस पर टैक्स देना पड़ेगा स्टूडेंट, उसी टाइम पर कन्वर्जन के टाइम पे आपको टैक्स देना पड़ेगा। और टैक्स कैसे देना पड़ेगा, तो आपको पता है आरपीएफ के अंदर आपका एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन करता है 12% ऑफ द सैलरी से ज्यादा, तो ज्यादा वाला अमाउंट पर टैक्स देना है यहाँ पे। और इंटरेस्ट क्रेडिट हो रहा है इस अकाउंट में तो 9.5% से ज्यादा का इंटरेस्ट क्रेडिट हो रहा है तो उस पर आपको टैक्स देना पड़ता है। तो ये स्टूडेंट अपने यहाँ पर लास्ट लेक्चर में अपने ये देखा था कि आपके एम्प्लॉयर वाला अमाउंट टैक्सेबल होता तो 12%, तो लास्ट में अपन ने पढ़ा था ना, यहां पर भी 12%, इंटरेस्ट 9.5%। तो यूआरपीएफ में तो मंथली कंट्रीब्यूशन एग्जम्प्ट होता था
आरपीएफ के अंदर सैलरी का अमाउंट में 12% से ज्यादा सैलरी टैक्सेबल होती थी और इंटरेस्ट 9.5% तक एग्जाम्प्ट होकर एक्सेस अमाउंट टैक्सेबल होता था। तो जब आप कन्वर्ट कर रहे हो तो उसी टाइम आपको ये टैक्स देना पड़ जाएगा, कन्वर्जन पे टाइम देना पड़ जाएगा, जिससे कि आरपीएफ पे जब रिटायरमेंट पे पैसा मिलेगा तो सेकंड 10 सब सेकंड 12 में फुल्ली एग्जाम्प्ट हो जाएगा, 10 सब सेकंड 12 में फुल्ली एग्जाम्प्ट हो जाएगा। और इसका एक ग्लोबल वाला पार्ट आता है कई बार कि आप इंडिया में रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो, इंडिया के लिए क्या होगा, रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो। तो स्टूडेंट सीधी सिंपल सी बात है, आप इंडिया के लिए रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट, तो आप ग्लोबल कहीं पे भी पैसा कमाओ उस इनकम पे हमारी इंडियन गवर्नमेंट आपसे टैक्स ले लेगी, आपको टैक्स पे करने के लिए लायबल हो जाते हो कि ग्लोबल इनकम टैक्सेबल फॉर आरओआर। चाहे कहीं पे भी आपने पैसा कमाया गया लेकिन आपका स्टेटस रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट है तो स्टूडेंट आपको उस पर टैक्स देने की रिक्वायरमेंट आ जाती है। तो इस चैप्टर नंबर 2 के जो आपके इंपॉर्टेंट की पॉइंट थे वो मैंने सारे के सारे क्लास में डिस्कस कर लिए हैं। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट।